स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। केंद्र मंत्री से इस्तीफा देंगे जीतन राम मांझी, कर दिया ऐलान। कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा, मोदी से भरा मन। एनडीए नेतृत्व को खुलेआम धमकाया, सीट नहीं दिया तो क्या समझ लिया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। नाराजगी की खबरों के बीच एकनाथ शिंदे का बीजेपी को लेकर बड़ा ऐलान। दिल्ली चुनाव पर लिया बड़ा फैसला। एक और बड़ी अपडेट, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले वक्फ संपत्तियों पर योगी सरकार के दावे पर ओवैसी का पलटवार। वक्फ बोर्ड एक कानूनी संस्था है। एक और बड़ी अपडेट, दिल्ली हाई कोर्ट ने ईवीएम के उपयोग को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र मंत्री से इस्तीफा देंगे जीतन राम मांझी, कर दिया ऐलान। कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा, मोदी से भरा मन। एनडीए नेतृत्व को खुलेआम धमकाया। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुंगेर में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भाग लेने के लिए हम सेकुलर के संस्थापक सह केंद्र मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार सरकार में मंत्री और हम के राष्ट्राध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन मांझी मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर सिकंदरा के विधायक प्रफुल्ल मांझी सहित पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री और अतिथियों ने दीप प्रज्वल कर सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में आए हुए मंत्रियों और विधायकों कार्यकर्ताओं ने माला और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर केंद्र मंत्री जीतन राम मांझी ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अपना हक एनडीए से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। कहा है कि वैसे वो एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ मजबूती से चलना चाहते हैं, लेकिन वो अपने हक की रोटी मांग रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। जीतन राम मांझी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि जनता हमें 40 सीटों में कम से कम 20 सीटों पर भी जीत दिला देती है तो हम उनके हक के आवाज़ को उठा पाएंगे। इसी बहाने उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी भी ठोक दी है। उन्होंने कहा है कि ये दावेदारी कार्यकर्ताओं की इच्छा है, परंतु एनडीए में जो फैसला होगा वो उन्हें मान्य होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि उनको विधानसभा चुनाव में ताकत मिलती है तो वो अपने मुख्यमंत्री शासनकाल के दौरान जितनी भी योजनाओं को शुरू किए थे उसे लागू भी करेंगे। साथ ही कहा है कि झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाव में हम पार्टी को एक भी टिकट नहीं मिलने की बात पर कहा कि सीट मांगकर क्या गलत किया। वहीं अपने संबोधन में बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन मांझी ने बताया कि 2025 के चुनाव में हमें एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार पूर्ण मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए अगली खबर, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, वक्फ संपत्तियों पर योगी सरकार के दावे पर ओवैसी का पलटवार। वक्फ बोर्ड एक कानूनी संस्था है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में दावा किया है कि वक्फ बोर्ड की 78% संपत्तियां सरकारी हैं और उन्हें सरकारी नियंत्रण में लिया जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस दावे का कड़ा विरोध किया है। मंगलवार 21 जनवरी 2025 को वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर मुसलमानों की राय और सुझाव जानने के लिए लखनऊ में सहयोग सांसदीय समिति जेपीसी की बैठक हुई, जिसमें ओवैसी भी शामिल हुए। बैठक के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कानून के तहत वक्फ संपत्ति बोर्ड के पास है। अब सवाल ये है कि हमें सरकार के दावे पर यकीन करना चाहिए या कानूनी प्रक्रिया पर। उन्होंने आगे कहा है कि वक्फ कानून सिर्फ वक्फ को ख़त्म करने के मकसद से लाया गया है और ये किसी भी तरह से मुसलमानों के हित में नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में वक्फ बोर्ड की तुलना भूमाफिया से की थी। इस पर ओवैसी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, वक्फ बोर्ड एक वैधानिक संस्था है और इसका गठन संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत किया गया है। मैं सीएम योगी के इस बयान की पूरी तरह से निंदा करता हूं। ओवैसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां कानून के तहत पूरी तरह से संरक्षित है और उन्होंने अवैध कब्जे के किसी भी संभावना से इनकार किया है। बैठक में ओवैसी ने समसामयिक घटनाओं पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत और शामली में मुठभेड़ की कड़ी आलोचना की। ओवैसी ने कहा है कि यह कानून का
राज नहीं बल्कि बंदूक का राज है। अदालत और न्यायपालिका कहाँ है? केवल गोली मारो नीति लागू है। उन्होंने न्यायिक आयोग की आवश्यकता पर सवाल उठाया और पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। इसके अलावा ओवैसी ने उत्तराखंड में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता यूसीसी पर भी तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ये यूसीसी केवल मुसलमानों को परेशान करने के लिए बनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य केवल मुसलमानों के खिलाफ है। इस प्रकार ओवैसी ने वक्फ संपत्तियों पर योगी सरकार के दावों और अन्य मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए और मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करने की बात कही और सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। चलिए अगली खबर। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईवीएम के उपयोग को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने ये तर्क दिया था कि भारत के चुनाव आयोग के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम के उपयोग के लिए अलग अलग कारण प्रस्तुत करने चाहिए थे, लेकिन अदालत ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, याचिकाकर्ता रमेश चंद्र ने अदालत में यह दावा किया था कि ईसीआई के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए ये स्पष्ट करना चाहिए क्यों ईवीएम का उपयोग किया जा रहा है। उनका कहना था कि जनप्रतिनिधि अधिनियम के धारा 61 के तहत ये आवश्यक है कि प्रत्येक क्षेत्र में ईवीएम के उपयोग के स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर आंका जाए। केंद्र ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि वो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम के उपयोग के लिए किन कारणों के आधार पर निर्णय ले रहा है।